हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर 2024 का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ ब्लैंक। तो यहाँ पे फ्लाइज जो वर्ड है उसका मतलब होता है उड़ाना। तो एक ऐसा इंसान जो कि उड़ाता है एक एरोप्लेन को, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है पायलट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है पायलट। नेक्स्ट है वेक सेड द ब्लैंक। वेक यानी होता है जागना या उठना, सेड यानी कहना। तो ये जो ब्लैंक है उसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है धूप या फिर सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें, उसको बोला जाता है सनशाइन। तो जो सनशाइन है, सूर्य की रोशनी है, उसने कहा वेक। वेक यानी जागो। तो जो सूर्य की रोशनी है वो बीज से कह रही है, सीड से बोलती है, एक पोयम का पार्ट है ये। तो बीच से वो कहती है जागो या उठो। देन नेक्स्ट है अ ब्लैंक इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी होता है ऐसा शब्द जिसमें किसी चीज का नाम होता है, नेमिंग बोलते हैं उसको। तो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसमें कुछ नेमिंग है, किसी का नाम है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है नाउन। तो एक जो नाउन होता है वो क्या होता है? वो होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी कि किसी नाम को बताता है। अगर किसी का नाम है तो उसको हम बोलते हैं नाउन। जैसे मैंने बोला गीता, सीता, ताजमहल या रेड फोर्ट, इस टाइप से ये नेमिंग वर्ड्स हैं, ये एक नाम है तो उसको हम बोलते हैं नाउन। नेक्स्ट है हु रोट द लेटर टू सतीश। हु यानी किसने, रोट यानी लिखा था, लेटर, लेटर यानी होता है पत्र। तो सतीश को लेटर जो है वो किसने लिखा था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम। तो लेटर जो है सतीश को वो किसने लिखा था? तो सतीश को लेटर गौतम ने लिखा था। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज ब्लैंक। तो हमको यहाँ पे एक वर्ड दिया है इमीडिएट, इसका हमको एडवर्ब बताना है। इमीडिएट यानी होता है तुरंत, किसी भी काम को तुरंत करना। तो इसका हमको एडवर्ब बताना है। तो एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो है ना, ये किसी भी एक वर्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में और डिस्क्राइब करता है, एडिशनली बताता है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे ये एडवर्ब वर्ड है ना, इसमें वर्ब जो है वो छुपा हुआ है। तो वर्ब यानी होता है क्रिया, क्रिया या कोई भी काम। तो किसी भी काम के बारे में एडिशनली बताता है या एक्स्ट्रा बताता है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्ब है और वर्ब के आगे एड लिखा हुआ है, तो वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, जोड़ता है, तो इससे ये वर्ड हो जाएगा एडवर्ब। ये याद रखने का तरीका है और वैसे इसका बेसिक मीनिंग भी यही है कि वर्ब में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड दिया है इमीडिएट, हमको इसका एडवर्ब बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, इमीडिएट का एडवर्ब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जनरली 90% केसेस में क्या होता है कि एडवर्ब अगर हमको बनाना है, किसी वर्ड का बताना है, तो उसमें एल वाई जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे इमीडिएट का इमीडिएटली हो गया, या एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ स्लो है तो स्लो का स्लोली हो जाएगा। इस टाइप से वर्ड में एल वाई जुड़ जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ऐसा 90% केसेस में ही होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, जिससे कि अगर इसके बदले कोई और भी वर्ड आए तो आप उसको बना सके, सही आंसर लिख सके। क्वेश्चन नंबर 6 है लीव्स प्रिपेयर ब्लैंक फॉर प्लांट्स। लीव्स यानी होता है पत्तियाँ, प्रिपेयर यानी बनाती है, प्लांट्स यानी होता है पौधे। तो जो लीव्स होती है वो बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है? तो हमारा ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आंसर आएगा फूड। जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो फूड बनाने का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए। नेक्स्ट है ही किस्ड हिज सन्स ब्लैंक। किस्ड यानी चूमना, सन यानी होता है बेटा। यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा फोरहेड। फोरहेड यानी होता है माथा। तो उसने अपने बेटे का माथा चूमा। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं जनरली वो अपने बच्चों का माथा चूमते हैं ना, माथे पे किस करते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ही किस्ड यानी उसने किस किया अपने बेटे के फोरहेड पे। फोरहेड यानी कि माथे पे। नेक्स्ट है प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द ब्लैंक। वॉकिंग का मतलब होता है चलना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका मतलब होगा कि जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे, वो वॉक कर रहे थे। वॉक कहाँ कर रहे थे, चल कहाँ रहे थे? तो वो चल रहे थे। यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है ब्लैंक में आएगा गार्डन पैलेस।
तो ये जो हमारा आंसर है ये गलत है। यहाँ पे गार्डन पैलेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पैलेस गार्डन। पहले पैलेस लिखेंगे, उसके बाद गार्डन लिखेंगे, PALACE पैलेस, उसके बाद आएगा GARDEN पैलेस गार्डन। ये हमारा आंसर होगा। तो जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो वॉक कर रहे थे, कहाँ पे वॉक कर रहे थे, कहाँ पे टहल रहे थे, तो वो पैलेस गार्डन में वॉक कर रहे थे, यानी कि जो उनके महल का गार्डन था, उनके महल का जो बगीचा था वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, टहल रहे थे। नेक्स्ट है देवदत्त वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ब्लैंक। जो देवदत्त थे वो प्रिंस सिद्धार्थ के क्या थे? जो देवदत्त थे वो राजकुमार सिद्धार्थ के क्या लगते थे? तो ये हमारा आंसर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक 9 का कजिन। तो जो देवदत्त है वो प्रिंस सिद्धार्थ के कजिन थे, राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, यानी कि चाचा के बेटे थे उनके। तो क्वेश्चन है अतुल इज अ गुड बॉय, ब्लैंक गोज टू स्कूल डेली। तो जो अतुल है ये एक अच्छा लड़का है, ब्लैंक में आ जाएगा ही, देन लिखा है गोज टू स्कूल डेली, वह जाता है स्कूल रोज, डेली यानी रोज जाता है स्कूल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम किसी लड़के के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे अतुल है, एक लड़के का नाम है, तो अतुल के लिए हमने आगे ही यूज़ किया है। हम अतुल का नाम लिखा है तो फिर से अतुल नहीं लिखेंगे आगे, हम ऐसा बोलेंगे कि अतुल जो एक अच्छा लड़का है, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। तो लड़कों के लिए जो है वो ही का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। विच यानी कौन से, मंथ यानी महीने में, वी यानी हम, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं, दिवाली यानी दीपावली का त्यौहार या दिवाली का त्यौहार। तो कौन से महीने में हम जो है वो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। वी यानी हम, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं, मंथ यानी महीना, कार्तिक के महीने में। तो हम जो है वो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं कार्तिक के महीने में। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्तिक का महीना होता है ना, ये एक हिंदी में मंथ का नाम है। तो जनरली जो दिवाली आती है वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास आती है, तो उस टाइम जो हिंदी में हम मंथ को बोलते हैं, महीने को बोलते हैं, वो कार्तिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग। विच यानी कौन से, फ्लावर्स यानी फूल, मेंशन्ड यानी उनको नाम लिया गया है, उनका नाम आया है। पोयम, अब पोयम का नाम दिया है स्प्रिंग इज कमिंग, ये एक चैप्टर का नाम है जिसमें कि पोयम दी हुई है, तो वो है स्प्रिंग इज कमिंग। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से फ्लावर्स को मेंशन किया गया है, कौन से फ्लावर्स का नाम दिया हुआ है जो पोयम है स्प्रिंग इज कमिंग नाम की। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है पेंसी, लिली एंड डैफोडिल। ये तीनों ही जो है ये फ्लावर्स के नाम दिए हुए हैं, और ये तीनों फ्लावर्स के नाम स्प्रिंग इज कमिंग नाम का जो चैप्टर है, पोयम है, उसमें आया है। तो तीनों फ्लावर्स के नाम मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, पेंसी, लिली एंड डैफोडिल। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो हमको मैच करने हैं जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉलोइंग यानी जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको उनके मीनिंग से, एक साइड पे हमारे पास वर्ड्स दिए हैं और सामने उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो उनको उनसे मैच करना है, बेसिकली मैच द कॉलम सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड दिया है हमारे पास मैजेस्टिक, और इसका आंसर हमारे पास है थर्ड जो कि है इम्प्रेसिव। मैजेस्टिक का आंसर होगा इम्प्रेसिव। तो यहाँ पे जो मैजेस्टिक वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, उसको बोला गया है। और इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव यानी किसी चीज़ को देख के कोई इंसान बहुत ज़्यादा खो जाता है, यानी उस पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रभाव पड़ गया, प्रभावशाली, कि उस चीज़ ने हमारे ऊपर इतना असर डाला, हमको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा सुंदर लगी, उसको बोलते हैं इम्प्रेसिव। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को इम्प्रेस करना है, किसी इंसान को इम्प्रेस करना है, उसका दिल जीतना, तो ऐसे ही कोई चीज़ हमको इम्प्रेस कर देती है, कोई चीज़ हमारे मन को भा जाती है, तो वो इम्प्रेसिव होती है। तो उसको ही हम मैजेस्टिक भी बोलते हैं और उसी को ही हम इम्प्रेसिव भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा आलीशान। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला जिसमें लिखा हुआ है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। ट्राई यानी कोशिश करना किसी भी काम को करने की, समथिंग यानी किसी चीज़ को या किसी काम को, वेरी हार्ड यानी यहाँ पे मतलब है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना, उसको करने की कोशिश करना। तो स्ट्रगल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करना,
वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन या बहुत ज़्यादा कोशिश करना किसी काम को करने की और उसको बिना किए हार ना मानना, उसको बोला जाता है स्ट्रगल। स्ट्रगल को हिंदी में बोलते हैं संघर्ष या कोई लड़ाई लड़ना या बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करना, उसको बोला जाता है स्ट्रगल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया है पेस, जिसका आंसर दिया है हमारे पास स्पीड। तो पेस जो है ये गति को बोलते हैं, जो चलने की हमारी गति होती है, और उसी को ही हम स्पीड भी बोलते हैं कि हम कितना स्पीड चल रहे हैं, कितना तेज चल रहे हैं। तो पेस का ही मतलब स्पीड भी होता है, और पेस और स्पीड दोनों का ही मतलब होता है गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, किसी भी काम को करने से मना करना। तो इसका आंसर वही दिया हुआ है हमारे पास सेकेंड वाला। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। से यानी कहना, यू यानी आप, नॉट यानी नहीं, डू यानी करना, समथिंग यानी किसी चीज को। तो रिफ्यूज का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप कोई काम नहीं करेंगे, तो किसी भी काम को करने के लिए नहीं बोलना, उसी को ही हम बोलते हैं रिफ्यूज। और रिफ्यूज को ही हिंदी में बोला जाता है मना करना या किसी काम को नहीं करना। बेसिकली किसी काम को करने से मना कर देना ही कहलाता है रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर। व्हाट यानी क्या, एंशिएंट यानी पुराना या प्राचीन, नेम यानी नाम। महेश्वर जो ये एक जगह का नाम है, खारगोन जिले में है जो कि। तो क्वेश्चन है कि जो महेश्वर है उसका पुराना नाम क्या है, ये हमको बताना है। तो एंशिएंट नेम यानी पुराना नाम, इसको अभी महेश्वर बोला जाता है, लेकिन इसके पहले कुछ और बोला जाता था, पुराने समय में कुछ और बोला जाता था, तो वो हमको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है माहिष्मती। माहिष्मती जो है ये महेश्वर का पुराना नाम है। महेश्वर को पुराने समय में माहिष्मती के नाम से जाना जाता था, और आज के टाइम पे इसको महेश्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। गिव यानी देना, अपोजिट यानी उल्टे, वर्ड्स यानी शब्द, फॉलोइंग यानी जो नीचे दिए हुए हैं। तो हमको अपोजिट वर्ड्स बताने हैं, उल्टे शब्द बताने हैं। जो हमारे पास नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके लिए गिव यानी देने हैं, तो नीचे लिखे हुए वर्ड्स के लिए हमको अपोजिट बताने हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट दिया है लाइट। तो लाइट का मतलब होता है रोशनी या उजाला, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, या जहाँ पर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। तो लाइट यानी रोशनी और डार्क यानी अंधेरा। देन नेक्स्ट है स्लो। स्लो यानी बहुत धीरे या धीमा, और इसका आंसर हो जाएगा फास्ट। फास्ट यानी बहुत तेज। तो धीरे का उल्टा होता है फास्ट, तो स्लो का उल्टा होता है फास्ट, यानी कि धीरे का उल्टा जल्दी या तेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट। पंक्चुएट यानी सही चिन्ह लगाना है, सही सिंबल लगाना है, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी है वो लगाना है। फॉलोइंग यानी नीचे दिए हुए, सेंटेंसेस यानी वाक्यों के लिए, रीराइट का मतलब होता है फिर से लिखना। तो हमको सही सिंबल लगा के कॉमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी आ रहा है वो लगा करके नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को रीराइट यानी फिर से लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट है इट वॉज हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। तो कभी भी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे IT, इट का जो आई है वो स्मॉल है, तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा इट। फिर अब यहाँ पे दो वर्ड दिए हॉट और ह्यूमिड, जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है। अभी आगे देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, लेकिन पहले हम इसका आंसर समझते हैं। हॉट है और ह्यूमिड है, दोनों लगभग सेम वर्ड्स हैं, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉमा आया है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बनारस जो है ये एक जगह का नाम है, नाउन हो गया है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये प्लेस का नाम है बनारस जो है। तो यहाँ पे जो बी है ये कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल बी के बदले कैपिटल बी लगाएंगे। अब इसके लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ था। सेंटेंस जब भी ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है। तो अब इस सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। हॉट यानी होता है गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी, और ह्यूमिड का मतलब होता है उमस। उमस से मतलब है कि उस दिन में बहुत ज़्यादा पसीना या ऐसा गीलापन, बहुत चिप लगता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का समय। बनारस एक शहर का नाम है। तो बनारस में दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उमस टाइप लग रही थी, पसीना और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा बनारस में दोपहर के समय में।
देन इसी का नेक्स्ट है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या। इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो इसमें भी जो चेंजेस हुए हैं चलिए उनको देखते हैं। दिवाली एक तो फेस्टिवल का नाम है, हिंदुओं का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और उसके अलावा ये सेंटेंस का पहला लेटर है दिवाली का डी, तो यहाँ पे डी जो है ये कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, तो भगवान का जो एल है वो कैपिटल हो जाएगा, लॉर्ड का एल कैपिटल हो जाएगा। राम, भगवान राम का नाम लिखा हुआ है तो राम का आर भी कैपिटल हो जाएगा। अब ये राम्स लिखा हुआ है तो बहुत सारे राम नहीं है, एक ही भगवान राम है, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ये ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं तो राम्स हो जाएगा। अब ये अयोध्या जो है ये भी एक शहर का नाम है, तो अयोध्या का ए भी कैपिटल हो जाएगा, नाउन है, और सेंटेंस खत्म होगा तो फुल स्टॉप तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिया हुआ है। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। दिवाली एक त्यौहार का नाम है, दीपावली या दिवाली बोला जाता है, हिंदुओं का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, रिकॉल यानी याद करने के लिए, लॉर्ड यानी भगवान, रिटर्न यानी वापस आना, अयोध्या एक शहर का नाम है। तो ये जो दिवाली का त्यौहार है इसको मनाया जाता है, भगवान राम जो है वो वापस लौटे थे अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काट के, यानी कि वो 14 साल जंगल में रहे थे और उसके बाद वो वापस लौटे थे 14 साल के बाद, तो इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाई जाती है भगवान राम की जो वापसी हुई थी अयोध्या में उसको याद करने के लिए, रिकॉल यानी याद करने के लिए दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्कल द ऑड वंस एंड री राइट। सर्कल यानी गोला करना है, ऑड यानी अलग, वंस यानी एक को, री राइट यानी फिर से लिखना। तो हमको सर्कल करना है अलग वाले शब्द को, अलग एक शब्द को, और उसको री राइट यानी कि फिर से लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फर्स्ट है बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। अब बर्ड का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षी जो है वो उड़ते हैं। बी यानी होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी भी उड़ती है। उसके बाद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली, तो ये भी उड़ती है। तो ये जो हमारा ऑप्शन बच गया बफेलो, बफेलो यानी होता है भैंस, तो ये जो भैंस है ये नहीं उड़ती है, ये ज़मीन पे चलती है, तो जो अलग वर्ड है ये है बफेलो। बर्ड, बी और बटरफ्लाई तीनों सेम है, बफेलो अलग है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बफेलो, और हम इसको सर्कल करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे BUFFALO। नेक्स्ट है फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। तो फादर जो है ये एक आपका रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, आपके पापा। ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई, ये भी एक रिश्ता होता है। उसके बाद सिस्टर, सिस्टर यानी आपकी बहन, तो ये भी एक रिश्ता होता है। अब यहाँ पे सिंगर जो है ये कोई रिश्ता नहीं होता है, ये प्रोफेशन होता है कि कोई काम होता है। सिंगर यानी गायक, जो इंसान गाना गाता है उसको बोलते हैं सिंगर। तो यहाँ पे फादर, ब्रदर और सिस्टर जो ये तीनों ही रिश्ते हैं, और सिंगर जो है ये रिश्ता नहीं है, मतलब कि अलग वर्ड है, तो हम सिंगर को सर्कल करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिंगर। सिंगर यानी गायक या फिर गाना गाने वाला, SINGER, इसको ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट है बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। बुक जो है ये बच्चे यूज़ करते हैं, पेंसिल भी बच्चे यूज़ करते हैं, वाटर जो है ये भी काम की चीज़ होती है, लेकिन वाटर जो है वो अलग है बुक और पेंसिल से। उसके बाद दिया है पेन, तो यहाँ पे ये जो बुक, पेंसिल और पेन है ये तीनों ही जो है सेम टाइप की चीज़ें हैं। कैसे सेम टाइप की चीज़ें हैं? ये तीनों ही स्टेशनरी आइटम है। स्टेशनरी आइटम यानी जो स्टेशनरी की दुकान पे मिलते हैं, जैसे जहाँ जनरली कॉपी बुक वगैरह मिलती है, तो बुक, पेंसिल और पेन तीनों ही एक दुकान पे मिलते हैं। स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में। तो इस टाइप से बुक, पेंसिल और पेन जो है तीनों एक टाइप के हैं, और वाटर जो है ये अलग चीज़ है। वाटर का मतलब होता है पानी। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर। हम इसको ऐसे लिख लेंगे WATER, वाटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। राइट यानी लिखना है। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जैसे सिंगुलर का मतलब होता है एक कोई सिंगल चीज़, एक ही चीज़। जैसे मैंने बोला पेन, तो ये होता है सिंगुलर, और अगर मैंने बोला पेन्स तो ये होता है प्लूरल, कि एक से ज़्यादा, यानी बहुत सारे पेन्स हैं तो PENS, पेन्स, तो ये हो जाता है प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा को अगर जो दिखा रहा है उसको बोलते हैं प्लूरल। वर्ड यानी होता है शब्द, फॉलोइंग यानी नीचे दिए हुए।
तो हमारे पास जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं उनका प्लूरल वर्ड लिखना है, यानी कि प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी, जहाँ बहुत छोटी छोटी ऐसे झाड़ियाँ होती है, हरे हरे पौधे छोटे छोटे से। बुश का मतलब होता है झाड़ी, इसका प्लूरल हो जाएगा बुशेस। झाड़ी का प्लूरल झाड़ियाँ, बुश का प्लूरल बुशेस, ES लग गया लास्ट में, बुशेस। नेक्स्ट है टूथ। टूथ का प्लूरल हो जाएगा टीथ। टूथ यानी होता है एक दांत और टीथ यानी होता है एक से ज़्यादा दांत, यानी कि बहुत सारे दांत। नेक्स्ट वर्ड है बेंच। बेंच यानी जिस पे आप स्कूल में बैठते हो, स्कूल या ट्यूशन में बेंच बोलते हैं उसको। तो एक है तो बेंच बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो बेंचेस बोलेंगे। तो ये उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बेंचेस। बेंचेस यानी बहुत सारी बैठने की जो बेंचेस होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र। व्हाट यानी क्या, प्रीस्ट का मतलब मंदिर के पंडित जी या पुजारी जी, से यानी कहा, नरेंद्र जो है ये लड़के का नाम है। जो पुजारी जी थे मंदिर के, जो पंडित जी थे, उन्होंने नरेंद्र से क्या कहा। तो चलिए इसको समझते हैं कि जो पुजारी जी थे उन्होंने नरेंद्र से क्या कहा। तो आंसर है द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट। प्रीस्ट यानी पुजारी जी, टोल्ड यानी उन्होंने कहा या बोला, फेस यानी किसी चीज़ का सामना करना। यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यानी मुसीबत, फेस यानी सामना करना। डू नॉट यानी नहीं, रन यानी भागना, अवे यानी दूर। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने नरेंद्र से कहा कि जो तुम्हारे सामने मुसीबत है उसका सामना करो, उसको फेस करो और उससे भागो मत, उससे भागने की कोशिश मत करो और उसका सामना करो। नेक्स्ट है वॉज देवदत्त द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या जो देवदत्त थे वो सिद्धार्थ के कजिन थे, यानी कि जो देवदत्त थे वो सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है यस, देवदत्त वॉज द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। तो हाँ, जो देवदत्त हैं वो सिद्धार्थ के कजिन थे, यानी उनके चचेरे भाई थे, चाचा के बेटे थे। तो देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ के कजिन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। राइट का मतलब होता है लिखना, हेडमास्टर यानी होता है प्रिंसिपल या स्कूल के हेड को बोला जाता है। यूजिंग यानी यूज़ करना, इस्तेमाल करना उस चीज़ का। गिवन यानी दिए हुए हैं। ब्रैकेट यानी ये ऐसे ब्रैकेट बना हुआ रहता है ना, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। इशू यानी दे देना। योर यानी तुम्हारा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल को लीव करने का यानी स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र बोलते हैं जिसको। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC भी बोला जाता है इसी को ही। तो जब भी आप स्कूल छोड़ते हो तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसी को ही बोला जाता है TC। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको उनको एक एप्लीकेशन लिखनी है जो वर्ड्स हमारे पास ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनका यूज़ करके, ताकि वो आपको आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो दे दें, आपको प्रोवाइड करवा दें। तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि आप फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सको। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर से पहले जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है हेडमास्टर, पास्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रूली, ये वर्ड्स दिए हैं। तो चलिए अब इसको पहले एप्लीकेशन के साथ साथ ही सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझ लेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में जो जो फिल करना है उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा है टू यानी जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो उसके लिए लिखते हैं कि टू। तो द हेडमास्टर, तो हम ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं हेडमास्टर को, यानी अपने स्कूल के हेड को या प्रिंसिपल को। तो जो हमारा ब्लैंक है उसमें पहले ब्लैंक में आ जाएगा हेडमास्टर। आगे लिखा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तेवर जबलपुर, स्कूल का नाम लिखते हैं। देन उसके बाद तेवर, तेवर जो है ये गांव का नाम है जो कि जबलपुर ज़िले में है। जबलपुर में एक छोटा सा गांव है तेवर। उसके बाद सब्जेक्ट होता है एप्लीकेशन में। तो सब्जेक्ट जो है ये हमको ये बताता है कि हम ये एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन लिखने का कारण क्या है, वजह क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो हमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने स्कूल के हेड को, हेडमास्टर को। फिर लिखते हैं सर, तो आगे जो भी लिखा हुआ है वो हम सर को बोलते हैं, तो इसलिए हम पहले लिखते हैं सर। आई हैव पास्ड क्लास 5 फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर। पास्ड यानी पास की है, जो एग्ज़ाम पास करते हैं ना उसको बोलते हैं पास्ड। और यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है इसका मतलब है 5,
रोमन में जो 5 होता है उसको वी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5। लास्ट ईयर यानी होता है पिछले साल, लास्ट यानी पिछले और ईयर यानी साल, तो पिछले साल। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने पास की है क्लास 5th आपके स्कूल से लास्ट ईयर ही। तो इसमें 2 ब्लैंक आए हैं, एक तो पास्ड आएगा यहाँ पे और यहाँ पे स्कूल आएगा। आगे दिया है आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6। वॉन्ट यानी किसी चीज़ की इच्छा रखना या चाहना, सीक यानी लेना, एडमिशन यानी जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं जिसको हिंदी में दाखिला बोलते हैं, स्कूल में एडमिशन लेना। और यहाँ पे जो वी आई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 6। रोमन में अगर वी आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 होता है। तो इसका मतलब है कि मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ क्लास 6th में। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नीड यानी ज़रूरत है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्कूल को छोड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो, लिविंग यानी छोड़ना, तो स्कूल को छोड़ना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट देते हैं स्कूल से ताकि आप स्कूल चेंज कर सको। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे मेरा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत है, वो मुझे चाहिए क्योंकि मैंने क्लास 5 आपके स्कूल से पास कर ली है और मुझे क्लास 6 में एडमिशन लेना है इसीलिए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें यहाँ पे लिविंग आएगा, लिविंग सर्टिफिकेट। प्लीज़ इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज़ यानी कृपा करके, इशू का मतलब है दे दीजिए, मी यानी मुझे, तो कृपा करके आप मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है इसलिए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आया है आंसर सर्टिफिकेट। उसके बाद लास्ट में लिखा है योर्स ट्रूली सरिता। तो ये जो लेटर जिसने लिखा है उसके बाद वहाँ लास्ट में उसका नाम लिखा रहता है, तो यहाँ लिखा हुआ है सरिता। योर्स यानी होता है आपका और ट्रूली यानी कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन में जो भी लिखा हुआ है वो एकदम सच है। या फिर ट्रूली का मतलब ये भी होता है कि ये जो एप्लीकेशन लिखी है वो आपने लिखी है, यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है उसने लिखी है। तो जो हमारा ये लास्ट ब्लैंक है इसमें आ जाएगा ट्रूली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। चूज यानी चुनना, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, अप्रोप्रिएट यानी सही। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है कि विशेषण, हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। और ये विशेषण क्या होता है, जैसे जो किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है, उसकी खासियत को बताता है या उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला ब्लू पेन, तो हमारे पास पेन जो है ये नाउन है और ये जो ब्लू है ये उसकी एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि पेन के बारे में वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ख़ास चीज़ बता रहा है कि वो पेन कैसी है, ब्लू है, ब्लू कलर की है। तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव या फिर विशेषण। कंप्लीट यानी पूरा करना, सेंटेंसेस यानी जो लाइन या वाक्य दिया है उसको बोलते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सबसे ज़्यादा सही एडजेक्टिव है, सबसे ज़्यादा सही जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर पा रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छे से उसको बता पा रहा है, उसको चूज़ करना है और जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है, उसको पूरा करना है। बेसिकली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमको वो बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है इंटेलिजेंट, एक है फेमस और एक है फेथफुल। तो चलिए अब इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। द ताज इज़ अ ब्लैंक मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे द ताज से मतलब है कि जो आगरा में ताजमहल है उसकी बात हो रही है, तो द ताज का मतलब हो जाएगा ताजमहल। और ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आएगा फेमस, ये जो फेमस है ये फर्स्ट वाले में आएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि एक टाइप की बिल्डिंग होती है, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा फेमस इंसान था या कोई बहुत ज़्यादा फेमस घटना वहाँ पे हुई थी, तो उसकी याद में या उसको लेकर के वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाई गई है या कोई इमारत बनाई गई है, उसको बोला जाता है मॉन्यूमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फेमस। तो ये जो ताजमहल है एक बहुत ही फेमस यानी लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हर किसी को इसके बारे में पता है, उसको बोलते हैं फेमस। तो ये जो ताजमहल है, जो ताज है, एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, एक बहुत ही फेमस महल है। देन सेकंड है रानी इज एन ब्लैंक गर्ल। रानी जो है ये एक लड़की है, तो एक ऐसी लड़की है, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही होशियार, जिसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो रानी जो एक कैसी लड़की है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बुद्धिमान लड़की है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बहुत ज़्यादा दिमाग है। देन लास्ट है डॉग इज़ अ ब्लैंक एनिमल। तो डॉग जो है ये कैसा एनिमल होता है, कैसा जानवर होता है, ये होता है एक फेथफुल एनिमल। हमारा आंसर हो जाएगा फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या होता है कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद बोलते हैं या फिर ईमानदार बोलते हैं।
तो कुत्ता जो है वो जनरली लोग अपने घरों में भी रखते हैं ताकि कुत्ता उनके घर की रखवाली कर सके, ताकि उनके घर में कोई चोर आए तो वो उस पर अटैक कर दे और वो अपने जिस घर में रहता है उसको सपोर्ट करे, उसकी हेल्प करे। तो इसलिए कुत्ते को एक वफादार जानवर या फिर भरोसेमंद जानवर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। राइट का मतलब होता है लिखना, काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमको 5-5 एग्जाम्पल बताने हैं, तो हमको 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के ही। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स में क्या क्या है, बुक, पेन, टेबल, चेयर, बॉक्स। तो ये 5 चीजें हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं। बुक तो हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, पेन है पेन को काउंट कर सकते हैं, टेबल है टेबल को भी काउंट कर सकते हैं, चेयर को भी काउंट कर सकते हैं और बॉक्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 5 जो नाउन्स हैं, ये 5 जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, इन 5 को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स होंगे। जैसे हम बोलेंगे 4 बुक्स या 5 पेन्स, 3 टेबल या 5 चेयर या 2 बॉक्स, इस टाइप से हम इनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो हमारे पास दिए हुए हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। देन है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का फर्स्ट एग्जाम्पल है शुगर। तो जो शुगर होती है ये अनकाउंटेबल होती है, क्योंकि जो शुगर के दाने इतने छोटे छोटे होते हैं तो उनको गिन पाना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए जो शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। देन ऑयल। ऑयल यानी तेल। तेल को भी हम गिन नहीं सकते, एक एक बूंद को कैसे गिनेंगे, या हम उसका मेजरमेंट क्या ले रहे हैं, तेल को कैसे गिनेंगे, 1 तेल 2 तेल 3 तेल, ऐसा तो होता नहीं है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। देन सैंड। सैंड यानी रेत या मिट्टी। तो जो रेत होती है हम उसको भी गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद है हेयर। हेयर यानी हमारे बाल, हम बाल को भी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, इतने ज़्यादा बाल होते हैं कि हम उसको गिन ही नहीं पाएंगे। देन है वाटर। वाटर को भी गिन नहीं सकते, क्योंकि वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर ऐसे थोड़ी गिनेंगे। वाटर की बॉटल काउंट कर सकते हैं बट वाटर थोड़ी काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये शुगर, ऑयल, सैंड, हेयर, वाटर, ये जो चीज़ें हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया है, अरेंज एंड री राइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। अरेंज यानी जमाना, रीराइट यानी फिर से लिखना, फॉलोइंग यानी नीचे दिए हुए, करेक्ट यानी सही, और ऑर्डर यानी क्रम, यानी सही लाइन से जमाना है। तो हमारे पास जो नीचे लाइंस दी हुई है ये एक पोयम की लाइंस है, और इन पोयम की लाइंस को हमको जमाना है और जमा करके फिर से लिखना है सही ऑर्डर में। यानी कि ये जो लाइंस है ये आगे पीछे दी हुई है, उल्टी पुल्टी दी हुई है, इनको सही ऑर्डर में लिखना है, सही क्रम में लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। But oh, I love my dog because I do not love my dog because I am his and he is mine. He really is quite। तो ये 4 लाइंस जो है आगे पीछे दिए, आपको पढ़ने से भी लग रहा होगा कि कुछ अलग है, इसमें डिफरेंट है, क्योंकि ये लाइंस का जो ऑर्डर है ये गलत है। तो चलिए इसके सही ऑर्डर को देखते हैं और फिर उसमें हम पोएम का मीनिंग भी समझ लेंगे। तो ये जो पोएम की लाइंस है पहले तो इनको देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज he really is quite fine, but oh I love my dog because I am his and he is mine। तो चलिए अब इस पोयम को समझते हैं। I यानी होता है मैं, do not यानी नहीं, love यानी प्यार, my यानी मेरा, dog यानी कुत्ता, और because यानी क्योंकि। तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे कुत्ते से प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि, he का मतलब होता है वह, really यानी सच में, quite यानी पूरे तरीके से या बिल्कुल, फाइन का मतलब ठीक। तो वह सचमुच में बिल्कुल ठीक है, पूरे तरीके से ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन को समझते हैं कि मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि वह सचमुच में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। बट यानी होता है लेकिन, आई यानी मैं, लव यानी प्यार, माई यानी मेरा, डॉग यानी कुत्ता, बिकॉज यानी क्योंकि। लेकिन ओ, मैं अपने कुत्ते से प्यार करती हूँ क्योंकि, तो यहाँ पे जो आई एम लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको हम लिखते हैं आई एम। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई, और ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगा के एम लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं आई एम। तो यहाँ पे आई जो है इसका मतलब मैं होता है, हिज का मतलब होता है उसका, ही यानी वह, माइन यानी मेरा।
तो मैं उसका हूँ और वह मेरा है। इस लाइन का मतलब होगा मैं उसका हूँ और वह मेरा है। तो इसका अब एक बार पूरी पोयम का मीनिंग समझ लेते हैं कि मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि वह सचमुच में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, पूरे तरीके से अच्छा है, उसकी तबीयत वगैरह सब ठीक है। लेकिन मैं अपने कुत्ते से प्यार करती हूँ क्योंकि वह मेरा है और मैं उसकी हूँ। तो इस टाइप से ये एक पोयम थी डॉग के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीड यानी पढ़ना है, फॉलोइंग यानी नीचे दिया हुआ, पैसेज का मतलब होता है ये जो एक पैराग्राफ टाइप सा दिया हुआ है इसको बोलते हैं, गिवन यानी दिए हुए हैं और बिलो यानी नीचे। तो हमको ये जो पैसेज दिया हुआ है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमको रीड करना है, इसको पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर को लिखना है। तो चलिए इसको पहले तो समझते हैं पूरे पैसेज को कि इसका मीनिंग क्या है और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको समझेंगे, उनके आंसर इस पैसेज में से ही ढूंढेंगे कि क्या है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज समझना शुरू करते हैं। एलिफेंट्स यानी होते हैं हाथी, लिव यानी रहते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो जो एलिफेंट्स यानी हाथी होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ईट यानी खाना, ग्रास का मतलब होता है घास, लीव्स यानी पत्तियाँ। अब यहाँ पे जो वाइल्ड फ्रूट है इसका मतलब होता है तो ऐसे प्लांट्स जो कि बिना किसी इंसान की हेल्प के उग गए हैं, खुद ही हो गए हैं, वो होते हैं वाइल्ड प्लांट्स और उस पे जो फ्रूट लगते हैं वो होते हैं वाइल्ड फ्रूट। अब यहाँ पे बैम्बू शूट्स क्या होते हैं? बैम्बू शूट्स का मतलब होता है बैम्बू जो एक पेड़ है तो उस पेड़ के साइड में, जैसे एक पेड़ होता है उसकी मेन स्टेम होती है और उसके बाजू में जो ब्रांचेज निकलती है तो वो जो ब्रांचेज होती है वो ऐसे लकड़ी के फॉर्म में होती है, जैसे गन्ना होता है ना उस टाइप की होती है। तो वो बैम्बू शूट्स भी खाता है, जो हाथी होता है वो बैम्बू शूट्स खाता है। तो एलिफेंट्स क्या क्या खाते हैं? घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, जंगली फल खाते हैं और बैम्बू के जो शूट्स होती हैं उसकी जो टहनियाँ होती है, ब्रांचेज निकलती है, उसको भी खाते हैं। दे यानी वे, ड्रिंक यानी पीना, लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, वाटर यानी पानी। तो वे पीते हैं बहुत सारा पानी, वे यानी जो हाथी होते हैं वो बहुत सारा पानी पीते हैं। दे गो टू रिवर और लेक एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। दे यानी वे, गो यानी जाते हैं, रिवर यानी नदी पे और यानी लेक का मतलब होता है तालाब, एटलीस्ट यानी कम से कम, ट्वाइस यानी 2 बार। तो एक दिन में जो हाथी होते हैं वो नदी पे जाते हैं या फिर तालाब में जाते हैं कम से कम 2 बार। तो एक दिन में वो कम से कम 2 बार नदी या तालाब पे जाते हैं क्योंकि उनको पानी बहुत प्यास लगती है और उनको नहाना भी अच्छा लगता है। अभी आगे देखते हैं। दे लव हैविंग अ बाथ। दे का मतलब होता है उनको, लव यानी प्यार करना, बाथ यानी नहाना। तो उनको नहाने से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि उनको पानी में बहुत ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए उनको नहाना बहुत पसंद है, नहाना उनको बहुत प्यारा है। बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल। बेबी एलिफेंट्स यानी एलिफेंट के बच्चे, होल्ड यानी पकड़ना, टेल्स यानी पूंछ, ट्रैवल यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रैवल करना। तो जो एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं वो अपनी जो मम्मी होती है उनकी पूंछ को पकड़ के चलते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, यानी वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो अपनी मम्मी की पूंछ को पकड़ के चलते हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एलिफेंट्स इज दैट दे कांट रन। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है बहुत ही मज़ेदार है, जिसको सुन के हमको भी मज़ा आएगा। थिंग यानी चीज़, अबाउट यानी के बारे में, दे यानी वे, कांट यानी नहीं कर सकते। कांट जो ये शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का, तो नॉट यानी होता है नहीं और कैन यानी सकना, तो नहीं कर सकते हैं। रन यानी दौड़ना या भागना। तो यहाँ पे एक ऐसी बात जो कि सुन के हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वो ये है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो भाग नहीं सकते हैं, वो दौड़ नहीं सकते हैं। दे कैन हाउएवर वॉक फास्ट। दे यानी वे, कैन यानी सकते हैं। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या फिर इसको लेकिन भी बोल सकते हैं, लेकिन या मगर। वॉक यानी चलना, फास्ट यानी तेज। तो हालांकि जो हाथी होते हैं ये फास्ट चल सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं। देयर वॉकिंग स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर्स एन आवर। देयर यानी उनकी, वॉकिंग यानी चलना, स्पीड यानी जो तेजी है या गति है, नियरली यानी लगभग, एन आवर यानी 1 घंटा। तो उनकी जो चलने की स्पीड है वो लगभग इतनी है कि वो 1 घंटे में 13 किलोमीटर्स चल सकते हैं। लगभग वो 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं
1 घंटे के अंदर अंदर। ऑल्दो द एलिफेंट कैन नॉट जंप इट कैन स्विम। ऑल्दो यानी हालांकि, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, जंप यानी कूदना, स्विम यानी तैरना। तो हालांकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो जंप नहीं कर सकते, कूद नहीं सकते, लेकिन वो स्विम कर सकते हैं यानी कि तैर सकते हैं पानी में, क्योंकि तभी तो वो नहाते हैं। और इतना बड़ा प्राणी होता है हाथी, वो स्विम कर सकते हैं लेकिन वो जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपने वेट की वजह से वो जंप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैसेज के उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वेयर डू एलिफेंट्स लिव। वेयर यानी कहाँ, एलिफेंट्स यानी हाथी, लिव यानी रहते हैं। तो जो हाथी होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं हमको ये बताना है। तो हमने ये पढ़े थे पैसेज की फर्स्ट लाइन में, एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट। जो हाथी होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट। जो हाथी होते हैं वो जंगल में रहते हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है व्हाट डू दे ईट। व्हाट यानी क्या, दे यानी वे, ईट यानी खाते हैं। तो वे क्या खाते हैं, यानी कि जो हाथी होते हैं वो क्या खाते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। दे ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू शूट्स। दे यानी वे, ईट यानी खाते हैं, ग्रास यानी घास, लीव्स यानी पत्तियाँ, वाइल्ड फ्रूट्स यानी जंगली फल, और बैम्बू शूट्स यानी कि जो बैम्बू का पेड़ होता है उसमें जो साइड में ब्रांचेस निकलती हैं जिसको टहनियाँ बोलते हैं, वो जैसे गन्ना होता है उस टाइप की होती हैं, तो उसको खाते हैं। तो ये जो सेकंड का आंसर है ये हमको सेकंड लाइन में मिल जाएगा। एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट एंड बैम्बू शूट्स। आप इसको भी लिख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन से बना के लिखना है कि दे ईट ही लिखना है तो आप क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं, बाकी पूरा सेम है। तो जो हाथी होते हैं वो घास, पत्तियाँ, जंगली फल और बैम्बू की जो साइड में ब्रांचेस होती हैं वो खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू बेबी एलिफेंट्स डू व्हेन दे ट्रेवल। व्हाट यानी क्या, डू यानी करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू बेबी एलिफेंट्स डू व्हेन दे ट्रेवल। व्हाट यानी क्या, बेबी एलिफेंट्स यानी हाथी के बच्चे, डू यानी करना, व्हेन यानी जब, दे यानी वे, ट्रेवल यानी जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, हाथी के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या करते हैं। तो आंसर है बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रैवल। बेबी एलिफेंट्स यानी हाथी के बच्चे, होल्ड यानी पकड़ते हैं, टेल्स यानी पूंछ, देयर मदर्स यानी उनकी मदर की, व्हेन यानी जब, दे यानी वे, ट्रैवल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं वो पूंछ को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, उनकी जो मदर होती है उनकी पूंछ को पकड़ते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो अपनी मदर की टेल को, पूंछ को पकड़ के आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो ये जो थर्ड वाला आंसर है इसको पैसेज में देखते हैं। बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रैवल। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड का। फोर्थ है वाई डू द एलिफेंट्स गो टू रिवर और अ लेक। वाई यानी क्यों, जो एलिफेंट्स होते हैं, गो यानी जाना, रिवर यानी नदी, लेक यानी तालाब। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्यों जाते हैं एक नदी पर या तालाब पर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है द एलिफेंट्स गो टू अ रिवर और अ लेक टू ड्रिंक वाटर एंड हैव बाथ। तो जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, गो यानी जाते हैं, रिवर यानी नदी पे या फिर तालाब पे, ड्रिंक यानी पीने, वाटर यानी पानी, एंड हैव अ बाथ यानी नहाने। बाथ का मतलब होता है नहाने। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो रिवर पे या लेक पे, नदी या फिर तालाब में पानी पीने और नहाने के लिए जाते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, दे गो टू रिवर और लेक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दे लव हैविंग अ बाथ। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं इसलिए वो रिवर या लेक पे जाते हैं, और उसके अलावा उनको नहाना बहुत पसंद होता है इसलिए वो लेक पे जाते हैं या फिर रिवर में जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक रीज़न आ गया और ये एक रीज़न आ गया। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसा अगर यहाँ पे दिया हुआ है वैसा भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कांट डू। व्हाट यानी क्या, एक्टिविटी यानी एक ऐसा काम या कौन सा कर्तव्य है, एलिफेंट यानी हाथी, कांट यानी नहीं कर सकते, डू यानी करना किसी भी काम को। तो ऐसा क्या काम होता है, ऐसी क्या एक्टिविटी होती है जो कि एलिफेंट नहीं कर पाते हैं।
तो आंसर है एन एलिफेंट कैन नॉट जंप। एक जो एलिफेंट होता है, हाथी होता है, वो जंप नहीं कर सकता है। कैन नॉट यानी नहीं कर सकता है, जंप यानी कूद सकता है। तो एक एलिफेंट जो है वो कूद नहीं सकता है। इसके अलावा एक एलिफेंट जो होता है वो दौड़ भी नहीं सकता है, रन भी नहीं कर सकता है। तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको पैसेज में देखते हैं। तो यहाँ पे ये पैसेज में दिया हुआ है, दे कांट रन एंड कैन नॉट जंप। तो ये यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ पे 1 से लेकर के 1 इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एलिफेंट्स इज दैट दे कांट रन, कि जो हाथी होते हैं वो भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ पे फिर से दिया हुआ है द एलिफेंट कैन नॉट जंप। तो आप दोनों लिखना चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है तो आप एक चीज़ भी बता सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दे कांट रन, या फिर द एलिफेंट कैन नॉट जंप, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि द एलिफेंट कैन नॉट जंप एंड रन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन एनी वन। राइट यानी लिखना है, सेंटेंसेज यानी लाइन या वाक्य, एनी वन यानी किसी एक पे। तो हमको 5 सेंटेंस लिखने हैं, 5 लाइन्स लिखनी है किसी भी एक पे। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए हमारे पास, जिसमें से किसी भी एक पर हमको ए से लिखना है 5 लाइन्स का। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है द ट्री यू लाइक द मोस्ट। ट्री यानी पेड़, यू यानी आपको, लाइक यानी पसंद है, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। तो आपको उस पेड़ के बारे में लिखना है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। हम इस वीडियो में चारों टॉपिक समझेंगे, लेकिन आपको जो पसंद हो आप उसको लर्न कर सकते हैं, जो इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो टॉपिक है द ट्री आई लाइक द मोस्ट, या फिर इसके अलावा, और का मतलब इसके अलावा, द ट्री यू लाइक द मोस्ट यानी कि जो पेड़ मुझे, आई का मतलब होता है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे द ट्री यू लाइक द मोस्ट यानी जो पेड़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी सेम ही टॉपिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रीज यानी पेड़, इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी, अस यानी हमारे लिए। तो जो ट्रीज़ होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब पेड़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हम अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, जो हमको सांस लेने में मदद करता है। इसीलिए हमारे ज़िंदा रहने का ज़रिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमको मिलती है पेड़ से। तो पेड़ों का होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आई लव ऑल द ट्रीज़ बट माई फेवरेट इज़ मैंगो ट्री। आई यानी मुझे, लव यानी पसंद है, ऑल यानी सारे, ट्रीज़ यानी पेड़, बट यानी लेकिन, माई यानी मेरा, फेवरेट यानी पसंदीदा यानी सबसे ज़्यादा पसंद है, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। तो मुझे सारे ही पेड़ बहुत पसंद है, लेकिन जो मेरा पसंदीदा पेड़ है वो है मैंगो ट्री। मैंगो का पेड़, आम का पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ अ बिग ट्री। इट यानी यह, बिग यानी बड़ा, ट्री यानी पेड़ है। तो ये जो पेड़ होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। मैंगो का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो सारे मैंगो ट्री के बारे में ही होंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही था कि द ट्री आई लाइक द मोस्ट, यानी कि ऐसा पेड़ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंगो ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हम यहाँ पे सब चीज़ें मैंगो ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमने देखा कि इट इज़ अ बिग ट्री, ये मैंगो ट्री के लिए था कि ये बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। नेक्स्ट है इट गिव्स अस मैंगोज टू ईट। इट यानी यह, गिव्स यानी देता है, अस यानी हमें, मैंगोज यानी आम, ईट यानी खाने के लिए। आम के पेड़ से हमको आम मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। नेक्स्ट है इट्स लीव्स आर यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। इट्स यानी इस पेड़ की, लीव्स यानी पत्तियाँ, यूज्ड यानी काम आती हैं, रिलीजियस पर्पसेस। रिलीजियस पर्पसेस यानी क्या होता है? रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और पर्पसेस यानी उद्देश्य। उद्देश्य यानी किसी काम के लिए, और रिलीजियस यानी धर्म से जुड़ा हुआ। जैसे क्या होता है, जो आम की पत्तियाँ होती है वो धर्म के काम में यूज़ की जाती है। धर्म का काम यानी जैसे पूजा पाठ हो गया या हवन हो गया, और दिवाली में भी हम अपने घर के दरवाज़ों पे आम के पत्तों की तोरण बना के लगाते हैं। जैसे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे रस्सी में फंसा के आम के पत्ते लगाते हैं हर कोई दिवाली के फेस्टिवल पे। तो इसीलिए ये जो पत्तियाँ होती है आम के पेड़ की, इसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, धर्म के काम के लिए यूज़ किया जाता है, पूजा पाठ वगैरह में, हवन में, दिवाली में, इन सब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट गिव्स अस शेड। इट यानी यह, गिव्स यानी देता है, अस यानी हमें, शेड यानी छाया। तो ये जो पेड़ होता है आम का, ये हमें छाया देता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आम का पेड़ ही छाया या छाँव देता है,
कोई भी पेड़ हमें छांव देता है। जैसे कभी गर्मी का मौसम होता है, हम रास्ते से जा रहे होते हैं, बहुत गर्मी होती है, तो हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो हमको धूप भी नहीं लगती और एक पेड़ की अलग सी ठंडक महसूस होती है, जो हमको छांव मिलती है, हमको थोड़ी राहत मिलती है गर्मी से। तो ये जो पेड़ होते हैं ये हमें छांव भी देते हैं, छाया देते हैं, धूप से बचाते हैं। नेक्स्ट है वी प्ले एंड रेस्ट अंडर दिस ट्री। वी यानी हम, प्ले यानी खेलते हैं, रेस्ट यानी आराम करते हैं, एंड यानी और, अंडर यानी नीचे, दिस ट्री यानी इस पेड़ के। तो हम खेलते हैं और आराम करते हैं इस पेड़ के नीचे। लास्ट पॉइंट है आई टेक केयर ऑफ मैंगो ट्री। आई यानी मैं, टेक केयर यानी ध्यान रखता हूँ, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। तो मैं आम के पेड़ का ध्यान रखता हूँ। अब इसमें 8 पॉइंट्स लिखे, तो आपको जो भी 5 पॉइंट्स ईजी लगते हैं आप उनको लर्न कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऐसे देखते हैं। सेकेंड ऐसे हमारा द काऊ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऐसे द काऊ यानी कि गाय के बारे में हमको लिखना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अ काऊ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। काऊ यानी गाय, वेरी यानी बहुत, यूजफुल यानी काम की, एनिमल यानी जानवर। तो ये जो गाय होती है ये एक बहुत ही काम की जानवर होती है, हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। सेकेंड पॉइंट है इट ईट्स ग्रास, हे एंड ऑयल केक्स। इट यानी यह, ईट्स यानी खाती है, ग्रास, ग्रास यानी होता है घास, जो हरी वाली घास होती है ना गार्डन में, उसको बोलते हैं घास। अब है हे यानी क्या होता है, जो सूखा भूसा होता है या सूखी घास होती है उसको बोलते हैं हे, और इसको हिंदी में चारा भी बोलते हैं। अब ये तीसरी चीज़ है ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होता है, जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ होती है जिसमें से तेल निकाला जाता है, जैसे कि सरसों हो गया और फलीदाना हो गया, बादाम हो गई, इन चीज़ों में से तेल निकाला जाता है, इनका तेल मिलता है। तो इनमें से जब तेल निकाल लेते हैं और जो मटेरियल बच जाता है तेल निकालने के बाद, उसको हम बोलते हैं ऑयल केक्स। तो जो काऊ होती है वो घास खाती है, सूखा भूसा या चारा खाती है, और ऑयल केक्स यानी कि तेल निकालने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो भी खाती है। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली वाइट, सम आर ब्राउन एंड ब्लैक टू। इट यानी यह, जनरली यानी आम तौर पर या नॉर्मल तरीके से अगर हम बोलें या देखें, और टू यानी भी। तो क्या होता है कि ये जो गाय होती है जनरली वाइट, कुछ ब्राउन होती है और ब्लैक भी होती हैं। सम यानी होता है कुछ, तो ये आम तौर पे अगर हमको देखने मिलती है तो वो वाइट होती है या तो ब्राउन होती है और ब्लैक भी होती है। ये तीन ही कलर हमको जनरली देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ जेंटल एनिमल। इट यानी यह, जेंटल यानी बहुत ही शांत या फिर जिसका बहुत कोमल स्वभाव होता है उसको जेंटल बोलते हैं। एनिमल यानी जानवर। तो ये जो गाय होती है एक बहुत ही शांत स्वभाव की जानवर होती है, बहुत ही कोमल स्वभाव की जानवर होती है। नेक्स्ट है हिंदूज वर्शिप इट। हिंदूज यानी हिंदू धर्म के लोग, जो हिंदू होते हैं सनातन धर्म को मानते हैं। वर्शिप यानी पूजा करते हैं, इट यानी इसकी। तो जो हिंदू होते हैं वो गाय की पूजा करते हैं, काऊ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है इट गिव्स अस मिल्क। इट यानी यह, गिव्स यानी देती है, अस यानी हमें, मिल्क यानी दूध। तो ये जो गाय होती है ये हमें क्या देती है, ये हमें मिल्क देती है। नेक्स्ट है इट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। इट यानी यह, डोमेस्टिक यानी होता है पालतू, जिनको घर में पाला जाता है, लोग जिनको घरों में पालते हैं रखते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। एनिमल यानी जानवर। तो ये जो गाय होती है ये एक पालतू जानवर होती है। लोग जो होते हैं वो जनरली गायों को अपने घरों में पालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी रिस्पेक्ट दिस काम एंड क्वाइट एनिमल। एवरीबडी यानी हर कोई, रिस्पेक्ट यानी इज्जत करता है, दिस यानी इस, काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का कंबाइनली मीनिंग होता है शांत रहने वाला, चुप रहने वाला, एक शांत स्वभाव का। तो जो काऊ होती है वो काम और क्वाइट एनिमल होती है, शांत और चुप रहने वाली एनिमल होती है। तो हर कोई जो है वो इस शांत और चुप रहने वाली एनिमल की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, क्योंकि हमारे भारत देश में गाय की पूजा की जाती है और इसको लोग गाय माता भी बोलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे हमारा माय स्कूल। तो चलिए इसको समझते हैं अपने स्कूल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आई स्टडी इन सरस्वती मिडिल स्कूल। आई यानी मैं, स्टडी यानी पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, इन यानी में, किस में,
सरस्वती मिडिल स्कूल में, तो आई स्टडी इन सरस्वती मिडिल स्कूल, मैं सरस्वती मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। देन सेकेंड पॉइंट है अवर स्कूल इज़ वेरी बिग, हमारा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वेरी बिग बहुत बड़ा है। फिर है पॉइंट नंबर 3, इट हैज़ 30 क्लासरूम्स, इसमें 30 क्लासरूम्स हैं, यानी कि 30 क्लासेस बनी हुई हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है देयर इज़ अ गुड लाइब्रेरी विथ मैनी बुक्स, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी यानी क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी जाती हैं एंड देन फिर आप उनको पढ़ सकते हो ले करके, देन फिर वो आपको बुक रिटर्न करनी होती है, तो उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं। विथ मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स के साथ एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनाई हुई है वहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट है देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग वेरियस गेम्स, वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, खेल का मैदान है। फॉर प्लेइंग वेरियस, खेलने के लिए, वेरियस गेम्स यानी बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है। देयर आर 35 टीचर्स, स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 35 टीचर्स हैं। देन सेवेंथ पॉइंट है देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 800 स्टूडेंट्स हैं। फिर है आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यानी मैं प्यार करता हूँ, माई स्कूल यानी अपने स्कूल को, मेरे स्कूल को। तो देन नेक्स्ट ऐसे है और लास्ट ऐसे है द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसके बारे में ऐसे है, तो चलिए इसको देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, हर साल ये अगस्त के मंथ में मनाया जाता है 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस यानी होता है आज़ादी, कि हमारा देश जो है वो आज़ाद कब हुआ था, तो हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी का दिवस, या उसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता दिवस, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, कि हम इस दिन आज़ाद हो गए थे, हमारा इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों से मुक्त हो गया था, अंग्रेज़ों से छूट गया था, तो उसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो हमको इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो है ए से लिखना है 5 पॉइंट्स में। तो ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल भी है। नेशनल फेस्टिवल यानी क्या होता है कि ये पूरे देश में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार यानी कि जो पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूरा भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए भारत के हर कोने कोने में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट है द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को हर साल। देन सेकेंड पॉइंट है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे आफ्टर 200 ईयर्स। इंडिया यानी हमारे भारत को, गॉट यानी मिली, क्या मिली, इंडिपेंडेंस, इसका मतलब कि आज़ादी मिली, ऑन दिस डे इस दिन पर, यानी 15 अगस्त के दिन पर, आफ्टर 200 ईयर्स 200 सालों के बाद हमारा जो भारत है उसको आज़ादी मिली इस दिन पे, 15 अगस्त के दिन पे। आफ्टर 200 ईयर्स 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहने के बाद हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। एंड थर्ड पॉइंट है ऑन दिस डे, इस दिन पर, वी रिमेंबर द लीडर्स, हम याद करते हैं, रिमेंबर का मतलब होता है याद करते हैं, लीडर्स को, उन लीडर्स को हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर फ्रीडम, जिन्होंने अपनी लाइफ त्याग दी, यानी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी जान गंवा दी हमारी आज़ादी के लिए, यानी कि हम लोगों की आज़ादी के लिए, कि हम फ्रीली जी सके, हम आज़ाद होकर इस भारत में रह सकें। तो उन लीडर्स ने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया, अपनी ज़िंदगी को पूरा देश के लिए लगा दिया, देश को आज़ाद कराने में लगा दिया, फिर चाहे वो उसमें मर क्यों ना गए हों, लेकिन उन्होंने जो भी किया अपने देश के लिए किया। तो ऑन दिस डे, इस दिन पे, वी यानी हम, रिमेंबर यानी याद करते हैं, किनको याद करते हैं, लीडर्स को। लाइफ सेक्रीफाइस्ड का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना या अपने बारे में नहीं सोचना, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, फॉर आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी के लिए, ताकि भारत देश के लोग आज़ाद रह सकें। तो जो हमारे लीडर्स थे इनमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, मैं 2-4 लोगों के नाम आपको बता देती हूँ। महात्मा गांधी जी थे, भगत सिंह जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से हमारा देश जो है वो आज़ाद हो सका है और हमारा देश आज बहुत ही प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। फोर्थ पॉइंट है ऑन दिस डे, इस दिन पर,
अवर पीएम यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट दिल्ली। तो इस दिन पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो नेशन, इसका मतलब राष्ट्र या पूरे देश को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने को हिंदी में बोलते हैं संबोधित करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक स्पीच देते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली उसके बारे में, या जो भी इंडिया ने आज तक के हासिल किया है आज़ादी मिलने के बाद, उन सब चीज़ों के बारे में, और आज़ादी का महत्व बताते हैं, आज़ादी के इम्पोर्टेंस को बताते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो मोदी जी अपनी स्पीच में बताते हैं, एड्रेस करते हैं, यानी पूरे देश को संबोधित करते हैं, पूरे देश को स्पीच बताते हैं। वो टीवी में लाइव आती है। और कहाँ से स्पीच देते हैं? फ्रॉम द रेड फोर्ट दिल्ली। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहाँ पे ये 15 अगस्त का स्पीच वगैरह सेरेमनी की जाती है। पूरा एक ऐसा प्रोग्राम टाइप होता है। तो वहाँ से मोदी जी जो हैं वो स्पीच डिलीवर करते हैं, स्पीच देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल फ्लैग इज़ होइस्ट। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसको फहराया जाता है। होस्ट करना यानी कि फहराना या ऊपर उठाना, ऊंचा उठाया जाता है। एंड नेशनल एंथम इज संग। और जो नेशनल एंथम है वो गाया जाता है। नेशनल एंथम को हिंदी में राष्ट्रीय गान भी बोलते हैं। आप सभी को पता ही होगा, जन गण मन जो है ये हमारा नेशनल एंथम है। तो उस दिन नेशनल एंथम भी गाया जाता है वहाँ पे। दिस डे टीचेस अस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। ये जो दिन है, जो इंडिपेंडेंस डे का दिन है, ये हमें टीच करता है, सिखाता है। अस यानी हमें क्या सिखाता है? वैल्यू ऑफ फ्रीडम। हमें आज़ादी की कीमत बताता है, आज़ादी की वैल्यू बताता है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो हम कितने ज़्यादा खुश नसीब हैं। और जिन्होंने गुलामी देखी उन्होंने कितने ज़्यादा त्याग किए, वो कितने ज़्यादा लोग मारे गए, उसके बाद हमको आज़ादी मिली है। तो हमारे लिए जो फ्रीडम है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमारी आज़ादी की वैल्यू क्या है ये हमको बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है वी फील प्राउड ऑफ आवर नेशन। हमें हमारे देश पर गर्व है। नेशन का मतलब होता है देश। अवर यानी हमारे देश पर गर्व है, हमें प्राउड फील होता है हमारे देश पे कि हम इस देश के रहने वाले इंसान हैं, इस देश के रहने वाले नागरिक हैं। देन लास्ट पॉइंट है वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर नेशनल फेस्टिवल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं इस दिन को एज अवर नेशनल फेस्टिवल, हमारे नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं इसको। राष्ट्रीय त्यौहार या राष्ट्रीय पर्व के नाम पर इसको मनाया जाता है क्योंकि पूरे देश को इस दिन आज़ादी मिली थी, इसीलिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।